जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पीएन कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो अणु है यानी बायोमॉलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट खंड हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड, उसके बाद डाइसेकेराइड, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। और अगला खंड जो है हमारा प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के बारे में हम जानेंगे कि प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल क्या होता है। इसके एक एक टॉपिक को हम बड़े आसानी से समझेंगे। और जो बच्चे, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये चीज़ कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो इसमें से लगभग आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन के आते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। इससे पहले आप हमारे वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ और आप इसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अमीनो अम्ल यानी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे। अल्फ़ा अमीनो अम्ल या अल्फ़ा अमीनो एसिड ये क्या होता है इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा प्रोटीन अणु बहुत बड़े यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और अमीनो अम्ल के लंबे तथा अशाखित बहुलक होते हैं। ठीक है, बहुलक होते हैं। अतः अमीनो अम्लों के अणु प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाइयाँ होती हैं। कह रहा है कि प्रोटीन अणु बहुत बड़े माइक्रो अमीनो अम्लों के लंबे तथा अशाखित बहुलक होते हैं यानी पॉलीमर होते हैं। ये अमीनो अम्लों के अणु प्रोटीन तथा अणुओं की एकलक इकाइयाँ होते हैं। ठीक है, तो इसका एक देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। प्रोटीन जब आप इसमें जल अपघटन कराते हैं तो पेप्टाइड में क्लियर होता है, और जब पेप्टाइड का जो है जल अपघटन करते हैं तो अल्फा अमीनो अम्ल बनता है। और यही सेम क्रिया किस में होता है, जब आप कोई भी भोजन करते हैं तो भोजन में भी सेम क्रिया यही होती है कि प्रोटीन जल अपघटित होकर पेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइड जल अपघटित होकर अल्फा अमीनो अम्ल बनाता है। सेम यही प्रोसेस होता है आपके पेट में जब आपका कोई भोजन पचता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अम्ल निकलता है और अम्ल जो होता है HCl बाहर निकलता है, जिसकी वजह से भोजन जो है कड़वा हो जाता है और जो है पचने में सहायक करता है। अगला देखते हैं, अमीनो अम्ल रासायनिक यौगिक है जिसमें एक ही अणु में अमीनो यानी NH2 समूह तथा एक से अधिक कार्बोक्सिलिक यानी COOH समूह होते हैं। इन्हें निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या है, ये है आपका सूत्र। देखिए C है, फिर उसके बाद आपका COO यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और इसके बाद एक कार्बन हो गया यानी अल्फा कार्बन परमाणु हो गया, फिर आपका NH2 यानी अमीनो अम्लों समूह हो गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और साथ में R जो है एक पार्श्व श्रृंखला का निर्माण करता है, पार्श्व श्रृंखला की तरह आपका एक श्रृंखला बनाता है। तो ये इसका एक सामान्य सूत्र हो गया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक आपका अमीनो अम्ल, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका अल्फा कार्बन जो है जुड़ा रहता है। इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या है, आर एक एरिल तथा अन्य समूह है। एरिल एक अन्य समूह होता है। आर बराबर आपको पता होना चाहिए कि एरिल एक अन्य समूह है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है अमीनो अम्लों का सामान्य सूत्र आपका NH2RCOOH होता है तथा इसमें CHO समूह जुड़ा होता है। कार्बन जो है आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। वे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूह अल्फा कार्बन पर जुड़ा होता है वो अल्फा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो कह रहा है एक तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा रहता है, एक आपका जो है जो है अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है, और एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक सामान्य सूत्र है, आप देखेंगे CH और उसके बाद एक आपका COOH, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था हमने इसको डायरेक्टली जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम अमीनो अम्ल बोलते हैं, अमीनो बोलते हैं इसको। और R जो है एक एरिल संरचना का रूप है। इसका आगे जो है इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था कि R बराबर आप CH2 जोड़ सकते हैं या CH3 भी जोड़ सकते हैं, तो ये एक एरिल समूह जुड़ता है। दूसरा है आपका एक बीटा अमीनो अम्ल। बीटा अमीनो अम्ल क्या होता है, CH उसके बाद CH2 उसके बाद COOH, और इसके साथ आपका एक अमीनो अम्ल जुड़ा है और यहाँ पे एक आपका एरिल समूह जुड़ा हुआ है
तो ये दो तरह के आपको, एक बीटा अमीनो अम्ल होता है, एक अल्फा अमीनो अम्ल होता है। तो ये इसकी संरचना है, ठीक है। ये इसकी संरचना को आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से संरचना बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। अब अगला टॉपिक है अमीनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति। अमीनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति क्या है? तो डाइपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल में अमीनो समूह यानी NH2 क्षारीय तथा कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH अम्लीय होते हैं। जलीय अपघटन में अमीनो अम्ल का अमीनो यानी NH2 समूह प्रोटीन ग्रहण करके अमीनो आयन कार्बोक्सिलिक आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तथा प्रोटॉन यानी H आयन त्याग कर क्या करते हैं? H आयन त्याग कर कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है। अधिकांश अमीनो अम्लों में R समूह में कोई आयनाइजेशन समूह नहीं होता है। अमीनो अम्ल में क्या होता है कि जब ये त्यागता है, जब ये कार्बोक्सिलिक अणु टूटता है, जब आपका कार्बोक्सिलिक अणु टूटता है तो एक H आयन में बाहर निकलता है और इसको हम बोलते हैं H आयन, यानी प्रोटॉन एक बाहर निकल जाता है। और जब आपका यहाँ से जब ये निकलेगा तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक जो आयन होते हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो COOH और एक माइनस लग जाता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से जब आपका NH2 आयन टूटता है तो एक H आयन बाहर निकलता है, ग्रहण करके अमोनिया आयन बना लेता है। यानी ये क्या कर लेता है? ग्रहण करके अमोनिया आयन बना लेता है और ये जब टूटता है तो ये आपका क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलेट आयन बना के निर्माण कर लेता है। तो ये दोनों संरचनाएं यहाँ पे टूटती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्विक्टर आयन बोलते हैं, यानी ज्विक्टर आयन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हैं, संरचना के लिए मैं आपको बता दूं कि ये R है और ये अल्फा अमीनो आयन है, ठीक है। इसके बाद जब अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आता है तो आपका बन जाता है NH3, यानी एक अमोनियम जो है अमोनियम आयन बन जाता है और यहाँ पे COO कार्बोसिलेट आयन ये बन जाता है। तो एक माइनस के साथ और एक प्लस, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसको आकर्षित कर लेता है। जो NH3 ये जो अमीनो है इसके साथ आकर्षित करने की वजह से ये NH3 आपका निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल बोलते हैं और इसको बोलते हैं ज्विक्टर आयन। तो ये इस तरह से संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अमीनो अम्लों का आइसो इलेक्ट्रिक यानी समवैधता बिंदु यानी PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है अमीनो अम्ल में जली विलयन यानी ज्विक्टर आयन को उदासीन मानते हैं, जबकि उदासीन अमीनो अम्ल का जल अपघटन विलयन का अम्लीय होता है, क्योंकि जो NH3 है, NH3 समूह का अम्लीय गुण यानी कार्बोक्सिलेट आयन समूह के क्षारीय गुण से अधिक होता है। जब अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका व्यवहार विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता पर निर्भर करता है तथा ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अम्लीय माध्यम में धन आयन यानी B यानी कैथोड की ओर गति करते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में ऋण आयन यानी एनोड की ओर गति करते हैं। उदासीन अवस्था में A यानी ज्विक्टर आयन गति नहीं करते हैं। अब सभी को पता है कि जब किसी भी विलयन में विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं, ये विलयन में आप सभी को पढ़ाया गया होगा, विलयन जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें जो आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब कोई भी आपका विद्युत अम्ल होता है यानी कोई भी विलयन होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पता चलता है कि जो आपका धनायन होता है वो एनोड की तरफ, जो आपका ऋणायन होता है वो एनोड की तरफ जाता है और जो धनायन होता है वो कैथोड की तरफ जाता है। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें अपोजिट चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और जो आपका अमोनियम है ये प्लस होता है और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ये निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अम्लीय गुण दर्शाता है और ये क्षारीय गुण दर्शाता है। तो इस तरह से इसमें एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है और ये किस तरह से होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए NH2 है और इसके बाद COO यानी कार्बोक्सिलेट आयन दिया गया है, तो ये ऋण आयन हो गया यानी कैथोड की तरफ,
और ये आपका एनोड की तरफ जा रहा है, यानी कैथोड हो गया ये, और ये आपका एनोड हो गया, तो ये इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पे इसकी तरफ। तो ये पूरी संरचना आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे क्या दिया है, कह रहा है विलयन की वह पीएच अचानक सांद्रता जिस पर अमीनो अम्ल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई गति उत्पन्न नहीं की जाती है। ठीक है।